नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 12th हिस्ट्री का हर साल आने वाला प्रश्न को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हम लोगों का, बासरिया और बेसरिया से आप क्या समझते हैं। बासरिया और बेसरिया से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि सरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। पहले तो यदि हम लोग सरिया का बात करें तो सरिया जो है मुसलमानों को एक निर्देश देने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। यदि हम लोग बात करें सरिया तो कुरान शरीफ और हदीस जो है इन दोनों से आधारित है। सरिया का पालन करने वाला को बासरिया और सरिया का अवहेलना करने वाले को बेसरिया कहा जाता है। जो सरिया का पालन करता है उसको बासरिया कहा जाता है और जो सरिया का पालन नहीं करता है उसको कहा जाता है बेसरिया। ठीक है, तो कह रहा है कि संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। यदि सूफी का बात करें तो ये क्या करते थे, खुद को एक संगठित समुदाय कह करके जो खानका जो है उसके इर्द गिर्द ही स्थापित करते थे और आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। यदि हम लोग बात करें तो वे लोग क्या करते थे कि सूफी लोग जो वहाँ के खानका जो है, खानका में रहने वाले जो भी लोग होते थे उन लोगों के बीच संबंध और शेख और जन साधारण के बीच क्या करते थे, रिश्ता का जो सीमा होता था उसको नियत करते थे। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ सूफी संतों ने खानकाह का तिरस्कार कर रहस्यवादी और फकीरी का जिंदगी बिताते थे। वे निर्धनता और ब्रह्मचार्य को महत्वपूर्ण मानते थे। इनमें कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी इत्यादि प्रमुख थी। सरिया का पालन न करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था और ये लोग जो थे वो सरिया का पालन नहीं करते थे और इसी के कारण इन लोगों को बेसरिया कहा जाता था। ठीक है, और इस प्रकार बासरिया जहाँ खानकाह को महत्वपूर्ण मानते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, वही बेसरिया खानकाह का तिरस्कार करते थे और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो इसके बाद और एक प्रश्न है जो हम लोगों का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि अभी इस प्रश्न पर बात करेंगे, मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थापित था। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में जो सिंध है उसका एक जगह है लरकाना, वहाँ के जिले में अवस्थित था। और सिंधी भाषा में के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मरे हुए लोगों का शहर। यदि सिंधी भाषा में यदि बात करें तो इसका अर्थ होता है मरे हुए लोगों का शहर या तो फिर मृतकों का टीला। ठीक है, यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो का जब पतन हो गया, मोहनजोदड़ो समाप्त हो गया, उसके बाद जो है इसका नाम यह दिया गया था। यानी कि 5000 वर्ष पहले यह विकसित शहर के रूप में विकसित था। ठीक है, यदि बात करें तो 5000 वर्ष पहले ये एक विकसित शहर के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, ये 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। यदि देखा जाए तो ये 7 बार बना और नष्ट भी हुआ। इस पुरास्थल का खोज हड़प्पा के बाद हुई थी। इस पुरास्थल का यदि बात किया जाए तो हड़प्पा का खोज हुआ था और हड़प्पा के बाद जो है इसका खोज हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठी शहरी केंद्र था। इसकी खोजों में निम्नलिखित विशेषता प्रकट हुई। यदि बात करें तो ये जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा शहर था और कह रहा है कि इसकी खोज में कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ भी थी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं उसको। कह रहा है कि गलियारे, यदि बात करें तो गलियारे तो कह रहा है कि शहर में चौड़ी और सीधी सड़कें थी। पूर्वी सड़क पश्चिमी को तथा उत्तरी सड़क दक्षिणी को समकोण में काटती थी। यदि बात करें, मान लेते हैं कि यदि ये शहर है तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक सड़क जो है, जैसे ये एक सड़क है, ये दूसरा सड़क है, तो प्रत्येक सड़क जो है एक दूसरे को इस प्रकार 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, हर एक सड़क। आगे हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि गलियारे 3 मीटर से 10.5 मीटर तक चौड़ाई और कुछ किलोमीटर तक सीधी होती थी। यदि गलियारे का बात करें, सड़कों का बात करें तो ये 3 मीटर से लेकर के 10.5 मीटर तक चौड़ी होती थी। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ गलियारे भी मुख्य बड़ी गलियों को समकोण पर काटती थी और कुछ गलियारों का भी बात किया जाए तो एक सड़क को भी काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री पर, और कह रहा है कि 5.5 मीटर चौड़ी होती थी। यदि हम लोग बात करें तो ये 5.5 मीटर तक चौड़ी हो सकती थी। गलियारे एक दूसरे को वर्गाकार और आयताकार खंडों में काटती थी। यदि बात करें गलियारों का तो ये एक दूसरे को वर्गाकार रूप में या आयताकार खंडों के रूप में काटती थी। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि गलियारे के दोनों और सभी घरों के साथ साथ नालियाँ बनी हुई थी।
गलियां घरों के आसपास तंज तंग बनी हुई थी। शहरों में गलियां का जाल बिछा हुआ था। यदि शहरों में बात करें तो गलियों का पूरा जाल बिछा हुआ था। ठीक है, उसी के साथ साथ ये हम लोग बात करते, कह रहे हैं कि भवन, तो कह रहा है कि सड़क के सभी भवनों का निर्माण ऊंचे ऊंचे चबूतरा पर किया गया था। सभी चबूतरे एक निश्चित सीमा पर बने हुए थे। यदि बात करें तो पूरा शहर में जितने भी घर है लगभग घर जो है ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था, और चबूतरा का सीमा भी मतलब निश्चित किया गया था कि कितना बड़ा चबूतरा होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रत्येक घर ढकी हुई नालियों और गलियों के साथ बने हुए थे। प्रत्येक घर का यदि बात करें तो ढकी हुई नालियों के साथ और गलियों के साथ बना हुआ था। घरों का प्रवेश द्वार तंग होता था। घरों में कोई खिड़की और रोशनदार नहीं होता था। घर में कोई भी खिड़की या रोशनदार भी नहीं होता था। अधिकतर घरों में स्नानागार, आंगन और रसोई घर अवश्य होता था। प्रत्येक घर का यदि बात किया जाए या अधिकतर घरों में बात किया जाए तो स्नानागार होता था, आंगन होता था और रसोई घर भी होता था। भवन पक्की ईंटों से बने होते थे तथा रास्ता छोटी ईंटों का बना होता था। यदि बात करें तो भवन जो होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था और रास्ता जो होती थी वो छोटी ईंटों का बना होता था। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है ईंटों पर जिप्सम या मिट्टी का गाड़ा लगाया जाता था। यदि ईंटों पर बात करें तो एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए जो है जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था या मिट्टी का गाड़ा का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बताया जा रहा है कि गलियों को बनाने में चूना, जिप्सम, मिट्टी, प्लास्टर और ईंट का प्रयोग होता था। ठीक है, भवन निर्माण में पक्की ईंटों का फर्श बना होता था। मोहनजोदड़ो के कुछ घरों में कुआं के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। भवनों और स्नानागार के गंदे पानी का निकास घर के नाली से बाहर की नाली होता था जो आगे जाकर बड़े नालों में जाकर मिलती थी। अतः शहरों में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। अतः मोहनजोदड़ो के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी थे। ठीक है, आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि विशाल स्नानागार, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानागार था जो दुर्ग में बना हुआ था। स्नानागार पर ईंटों की खूबसूरती से लगाया गया था जिसकी माप 11.88 गुना 7.01 मीटर और 2.43 मीटर गहरी थी। ठीक है, सीढ़ियाँ क्या बात करें तो सीढ़ियाँ नीचे सतह पर बनी हुई थी। स्नानागार आयताकार था जिसके चारों ओर गलियारे बने थे। पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था तथा स्नानागार के एक कोने में नाली में बह जाती थी। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि अन्नागार। ठीक है, तो कह रहा है कि अन्नागार, मोहनजोदड़ो के बड़े भवनों में अन्नागार बने होते थे जो 45.71 मीटर लंबे और 15.23 मीटर चौड़े होते थे, जिसमें 8.38 से 10.25 मीटर तक स्थान होता था। हड़प्पा के दुर्ग में अन्नागार प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के बड़े बड़े घरों में विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बड़े बड़े घरों में भी विशाल अन्नागार मतलब जहां अन्न रखा जाता था, ठीक है, उसको कहा जाता है। आगे एक प्रश्न है जो ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न पर। तो ये प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मगध राज्य के शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करें। तो मगध राज्य जो है इतना शक्तिशाली हुआ था तो इसके क्या कारण थे। तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए, पहला तो महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तत्कालीन शासकों ने विभिन्न ढंग अपनाए ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। बिंबिसार ने पड़ोसी प्रदेशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया था। बिंबिसार जो थे उन्होंने क्या किया था कि अपना शासन क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या किया था कि अपना जो सीमा क्षेत्र था उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिया था। अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को अपनी शक्ति के बल पर हथिया लिया और महापद्म नंद ने कौशल और कलिंग को हड़प लिया। उसके बाद साम दाम दंड भेद आदि सभी तरह के नीतियों का सहारा लेकर मगध का उत्थान किया गया था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है प्राकृतिक संपदा। तो मगध राज्य के प्राकृतिक संसाधन या साधन बड़े विशाल थे। मगध में विशाल लोहे के खानों के कारण हथियार, उद्योग, धंधे, कृषि संबंधी औजार उपलब्ध होना आसान था और इस प्राकृतिक संपदा के कारण मगध राज्य का विकास करना आसान हो गया था। कितने प्रकार के संसाधन वगैरह रहेगा जिसके कारण तो सिंपल सी बात है किसी भी राज्य का विकास होगा ही। उसी के साथ साथ कह रहा है कि अनुकूल स्थान पर राजधानी। मगध का एक और तो पहले पहाड़िया से घिरी राजधानी राजगृह थी, तो दूसरी ओर गंगा, गंडक और सोन
के एक संगम पर स्थित राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन तक आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण ये राजधानी भी मगध साम्राज्य के उत्थान का एक बड़ा कारण था। ठीक है, अब देखिए इतना भयंकर तरीके से था कि एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था, दूसरी तरफ से जो है नदी से घिरा हुआ था, जिसके कारण जो है आक्रमणकारी इस पर आक्रमण ही नहीं कर पाते थे जल्दी से, और जिसके कारण ये साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था। आगे यदि बात करें सैनिक शक्ति पर, तो कह रहा है कि मगध की सेना में हाथी, घोड़े, रथ थे। हाथियों द्वारा शत्रु सेना को घोड़े रौंद दिए जाते थे, जिसके कारण भागदौड़ मच जाती थी। किलों में विशाल दरवाजे को तोड़ने में हाथियों की सहायता ली जाती थी। रथों और घोड़ों का ठीक प्रयोग भी काफी लाभकारी सिद्ध हुआ था। देखिए हाथी वगैरह होने से क्या होता है, शक्ति बढ़ जाती है सेना का, और जिसके कारण वो आसानी से जो है शत्रु सेना पर अपना आक्रमण कर सकती थी। यदि शत्रु सेना क्या करती थी कि दरवाजा वगैरह लगा देती थी, मतलब महलों का, तो क्या करते थे हाथियों की सहायता से वो दरवाजा को भी तोड़ सकते थे, जिसके कारण जो है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली थी। और यदि हम लोग बात करें उपजाऊ भूमि का, यहाँ पर बात कर रहा है कि गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, अतः देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि का बड़ा सहयोग था। इससे राज्य में समृद्धि की लहर दौड़ गई थी। ठीक है, या तो फिर दौड़ गई। देखिए उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जो है संसाधनों की, मतलब स्पेशल उत्पादन की कमी नहीं होगी, जिसके कारण जो है वहाँ इतना ज़्यादा समृद्धि थी। और एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, 1 2 बार 3 बार नहीं, यदि 2006 से यदि उठा के देखोगे तो 7-8 बार जो है ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और वो प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण जो भूमिका थी, उस भूमिका के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी का क्या भूमिका रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर में कुछ इस प्रकार दिया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यावसायिकों तथा बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया, अब इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक तथा कारीगर भी भाग लेने लगे। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन किया था, उसमें सिर्फ बुद्धिजीवी लोग या व्यवसायी लोग ही नहीं शामिल हुए थे, बल्कि किसान, श्रमिक और कारीगर, ये सभी जो है इसमें भाग ले रहे थे। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें, गांधी जी ने सामान्य लोग जैसे जीवन अपनाया, जिन्होंने गरीबी मजदूरों तथा किसानों जैसे वस्त्र पहने, उनका रहन सहन भी उन्हीं के जैसा था। अब गांधी जी ने क्या किया कि गरीबों के जैसा ही अपना परिधान पहना, अपना वस्त्र पहना, जिसके कारण लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये भी हमारे साथ ही है, हमारे जैसे ही है। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी जी ने स्वयं चरखा चलाया और दूसरों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया। सूत काटने के कार्य में गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम के बीच की दीवार को तोड़ने में सहायता दी। यदि हम लोग बात करें तो गांधी जी ने क्या किया कि स्वयं चरखा चलाया, और स्वयं चरखा चलाने के साथ साथ दूसरे को भी चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया। और उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया कि जाति व्यवस्था का जो प्रचलित मानसिक श्रम था या शक्ति श्रम था, उनके बीच जो दीवार था, मतलब जाति व्यवस्था में, तो उस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी जी ने किसानों तथा अन्य निर्धन लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी के चमत्कारों के बारे में फैली अफवाहों ने उनकी लोकप्रियता को घर घर पहुंचाया। देखिए गांधी जी ने जितने भी काम किया ना, तो वो लोगों को लगता था कि ये एक चमत्कार है, और इसी के कारण जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और घर घर तक उनकी लोकप्रियता फैलती चली गई। अतः बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ते चले गए, और जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत अधिक संख्या में लोग जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में जुड़ते चले गए। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खुली। राजवाड़ों में राष्ट्रीयवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के संदेश को प्रसार अंग्रेजी भाषा के बजाय मातृभाषा में करने पर बल दिया। अब मातृभाषा में करने पर बल दिया, जिसके कारण लोगों को भाषा बहुत जल्दी से समझ में आ जाती थी और वे लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत बनाने के लिए गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया, और हिंदू मुस्लिम जो थे इस पर एकता पर भी बल दिए गांधी जी ने ही। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी जी ने आकर्षक व्यक्ति के कारण देश के विभिन्न भागों तथा वर्ग में आए उनके प्रतिभाशाली नेताओं राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गए। ठीक है, जितने भी प्रतिभाशाली जो बड़े बड़े नेता थे या प्रतिभाशाली नेता थे या जो भी लोग थे, वे लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए।
ठीक है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्रुटिपूर्ण समाज का होना अनिवार्य है, ठीक है। और वो इस बात पर भी बल दिया कि समाज में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो ही जाकर के क्या होगा कि स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे प्रश्न भी यदि चाहिए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।